70 सीटों पे जब वोट होगा और उनमें जो भी सिलेक्ट होंगे उनका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो है पार्टी। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो बीजेपी हो सकती है, वो आम आदमी पार्टी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पे 70 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे कोई भी ऐसा शो नहीं दिखता जिसमें कि वार्ड वाइज सभी कैंडिडेट को बुलाया जा रहा हो। आमतौर पे कह भी देते हैं नेता कि एक बार राजनीति में आके देखो तब पता लगेगा जी। कितनी कठिनाइयां हैं। तो अगर आप इस चुनाव में जा रहे हैं तो आप क्या क्या करेंगे माइक्रो लेवल पे? तो यानी कि सरकार पे कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, सिर्फ वो एग्जीक्यूशन एंड लेवल पे करना चाहते हैं ताकि लोगों को ये याद रहे कि ये किसने करा, कब करा, ताकि उसको वोट मिलने में आसानी हो। दिल्ली जैसे क्षेत्र में जो देश की राजधानी है और जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, रोज न्यूज में आ रहा है, तो वो ये आ रहा है कि दिल्ली में भैया हमारी रोड ठीक करा दो। कोई भी कंट्री अगर वो बेसिक एसेंशियल्स में ही उलझी रहेगी तो वो कभी तरक्की करेगी। इसी तरह ये बिजली का जो चल रहा है कि अभी केजरीवाल जी 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। जी। वो कहते हैं कि जी इतना बढ़ के आ गया बिल कि हमारा भी उन्हीं से कवर कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सोच को, इस विजन को ही लेके काम करती हैं और स्कीम्स लाती हैं कि इनका वोट कैसे हथियाया जाए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज लेके आए हैं एक नया रंग, नया रूप पॉडकास्ट का। आज करने वाले हैं पॉलिटिकल टॉक और दिल्ली में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे रोहतास नगर के प्रत्याशी जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में हैं, नितिन मित्तल जी हमारे साथ में हैं। आज इनके साथ में दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, बहुत से मुद्दे उठाएंगे, बहुत से सवाल पूछेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ इस पॉडकास्ट में। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे बहुत से पॉडकास्ट लेके आने वाला हूं। अब हम एस्ट्रो, पॉलिटिकल, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर सबके साथ में पॉडकास्ट करेंगे और हेल्थ टॉक तो हमारा चलता ही रहेगा। तो मित्तल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तिवारी जी टॉक शो में। जी तिवारी जी नमस्कार, और यूट्यूब की फैमिली को और तिवारी जी की फैमिली को भी मेरे नितिन मित्तल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। तो मित्तल जी, जहाँ पे दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी जी और आम आदमी जैसी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और इस बार इनमें कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। जी बिल्कुल। उसी दौरान आपका एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट इलेक्शन में उतरना, तो क्या सोच है आपकी, क्या भावना थी इसके पीछे, कुछ बताइए। देखिए, भावना इसमें बड़ी सीधी सी थी। मतलब इसमें क्योंकि मैं तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हुआ हूँ, तो इसमें जो भी इंटेंशन है वो जाहिर बात है कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन हो कि भाई मैं अपनी जीत के आऊँगा या कुछ हार के आऊँगा। इससे बड़ा एक ये था कि मैं एक मैसेज कन्वे करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति थोड़ी सी गलत दिशा में जा रही है। और वो गलत दिशा में क्या है, ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको साझा करना चाहूँगा। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आजकल, पहले कांग्रेस थी, अब आप 2 पार्टियां कह लीजिए या 3 पार्टियां कह लीजिए, हमेशा कुछ पार्टियां प्रमुख रही है, जैसे कि बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई। तो चुनाव हमेशा पार्टियों के बेस पे लड़ा जा रहा है, जबकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी हमारी सोच या तो यूं कहे बदलती जा रही है या फिर यूं कहे कि इसमें करेक्शन की जरूरत है। जितना मैंने संविधान को पढ़ा, इस बीच जब मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल करा, उससे पहले जो मैंने स्टडी करी, तो उसमें जो मैंने पाया कि देखिए, हमें जाति, धर्म, भाषा, इस प्रकार के जो है प्रोपेगेंडा से ऊपर उठ के काम के बिहाफ पे, काम को फोकस में रख के राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में हमें अपील करनी चाहिए। तो अब काम और भाषा के आधार पर तो मैंने जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो इन चीज़ों से दूर दूर तक लिंक नहीं करते। तो पॉइंट ये उठता है कि एज ए इंडिविजुअल फिर मैं क्यों आया। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ता तो जो पार्टियों की जो मुख्य विचारधारा थी, वो या तो पार्टियों की आप प्रमुख तौर पर देखेंगे कि वो जा रही है एक दिशा में, वो फोकस करती है कि भाई आप जाति के धर्म पर लड़ो या भाषा के दम पर लड़ो या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट करो कि जी आप पूर्वांचल है, आप उत्तरांचल है। अपने काम के विजन के तौर पर कोई नहीं लड़ना चाह रहा। और इसमें एक चीज और होती जा रही है कि पार्टियां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे हावी होती जा रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब जो पार्टी है वो एक बाय प्रोडक्ट है। 70 सीटों पे जब वोट होगा और उनमें जो भी सिलेक्ट होंगे उनका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो है पार्टी। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो बीजेपी हो सकती है, वो आम आदमी पार्टी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है। मतलब 70 सीटों में से
जिसे हम इक्वल गणित कहते हैं कि भाई 70 में से 35 जिसकी हो गई तो वो बराबर हो गया, यानी कि किसी की सरकार अभी नहीं बनी है, और 70 में से 36 जिसकी हो गई, विजन उसका चलेगा। बाकी नेता तो 70 की 70 ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 36 में से अब बाकी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सीटें तो 70 है और 70 पे चुनाव लड़ा गया और 70 के 70 ही काम के लिए जवाबदेह है, लेकिन विजन चलेगा एक पार्टी का। तो यहाँ पे जो 70 सीटें हैं वो मुझे लगा कि एक व्यक्ति के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट के तौर पर वो थोड़ी सी अपनी जो है दिशा और दशा जो है डाउनफॉल में जा रही है, और वहां पे एक पार्टी का अस्तित्व हावी होता जा रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बताऊं, जो भी चुनाव हो रहे हैं आजकल, उसमें एक पार्टी का मैनिफेस्टो आता है, उसमें वो कुछ वादे करते हैं, 10-15 या जो भी वादे करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो राजनीति में जो है वो हमेशा एक स्ट्रक्चर के तौर पर काम करती है। मतलब अगर आप बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे तो हमेशा वो 2 या 3 बातें आपको मुख्य तौर पर बताएंगे। बड़े चुनाव में वो बताएंगे कि जी हमने धारा 370 हटा दी, या हमने जो है राम मंदिर बनवा दिया, या फिर हमने कश्मीर का कोई हल निकाल दिया। मतलब वो बहुत बड़े बड़े पॉइंट बताएंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। तो विधायकी जो है, यानी कि जो 70 सीटें हैं, अब उसमें आप सिर्फ 10 मुद्दों को कवर करें, ये गलत है। यानी कि जो आप जिसको चुन रहे हैं, जिस आप विधायक को चुन रहे हैं, अगर वो आपके क्षेत्र से वाकिफ है तो वो हर क्षेत्र की कुछ अपनी दिक्कतें होंगी, तो वो उनको भी तो साझा करेगा। और साथ ही साथ जब वो साझा करेगा, चाहे वो बेशक एक लिखित में ना दे, लेकिन वो जब साझा करेगा, एक तो पार्टी का घोषणा पत्र हो गया, लेकिन जो विधान जो होती हैं, रैलियां जो होती हैं, उनमें जो उनका विजन दिखाया जाएगा, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी पैदा हो जाएगी। और उसमें जो है, जो वहाँ की जनता है, जब वो कोई भी जीतेगा, किसी भी पार्टी का जीतेगा, तो वो जनता उससे क्वेश्चन कर सकती है। अब सपोज डेट एक बड़ा ही इस तरीके का होता है कि जी 1000 रुपये पंजाब में दिए या नहीं दिए, एक क्वेश्चन रेज होता है कि जी दिल्ली में 2100 रुपये कह रहे हैं, 2500 कोई कह रहा है, कोई 3000 कहेगा। और फिर वो एक क्वेश्चन होता है कि जी इन्होंने पिछली स्टेट में करा, कि कोई भी पार्टी हो उसका एक रेफरेंस दिया जाता है कि पिछली स्टेट में इन्होंने वादा करा और उसके बाद उसे पूरा नहीं करा। तो हम क्या चुनाव सिर्फ मतलब सिर्फ 5 या 10 कामों के लिए देते हैं? और उसमें भी दिक्कत ये होती है कि वो 5 या 10 काम वो तो पार्टी ने करे है ना, वादा पार्टी ने करा है। अगर पार्टी बैकफुट पे आ गई तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने विधायक को कुछ कह सकते हैं, वो कहेगा जी आपने मुझे तो मेरे विजन पे तो दिया नहीं, आपने तो पार्टी के विजन पे दिया। तो पार्टी के विजन पे जब आप वोट दे रहे हो, तो कल को वो पार्टी पीछे बैकफुट हो गई तो आप कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे? मतलब यहाँ पे देखिए ये होता है कि ज्यादा के चक्कर में, कहावत है कि ज्यादा के चक्कर में आदमी थोड़े से भी गया। तो होता ही है कि आपने ये देखा कि भाई हमें 2100 मिल जाएंगे, 2200 मिल जाएंगे, वो थोड़ा ध्यान भटकाया जा रहा है। एक्चुअल में जो आप अपना विधायक चुन रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी इनसे अलग होती है। विधायक जो आप चुन रहे हैं वो एक विजन के तौर पर है कि आपको कल को कोई भी समस्या आती है, और सपोज एट उस तरीके का लॉ जो दिल्ली असेंबली है, कोई भी असेंबली होती है, वो लॉ बनाती है, लॉ पारित करती है। तो ये जो 70 के 70 विधायक मिलके कल को कोई भी लॉ जो आपको चाहिए, आपकी स्टेट को चाहिए, और वो नहीं है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। ऐसी कोई विचारधारा खत्म सी होती जा रही है या डाउनफॉल में जाती जा रही है। तो इसीलिए मैंने एक इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा कि एक इंडिपेंडेंट का विजन भी, चाहे वो पार्टी से लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े, उसका विजन भी सामने आना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी सामने आनी चाहिए। अब होता क्या है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी पार्टी के 4, 5 या 6 प्रमुख नेताओं को बुलाया जाता है, जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पे 70 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे कोई भी ऐसा शो नहीं दिखता जिसमें कि वार्ड वाइज सभी कैंडिडेट को बुलाया जा रहा हो, उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हो, उनका विजन लिया जा रहा हो। मतलब हम ये क्यों माने कि पार्टी के 4, 5 या 6 प्रमुख नेताओं पे ही विजन है? अगर इस तरीके से होगा तो देखिए, एक होता है मति भ्रम। तो मति भ्रम की शुरुआत कैसे होती है? जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी थी, उसमें वो अपने आप को कहता है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अपनुच भगवान है। ठीक है। तो ये फीलिंग जनरेट कैसे होती है? ये जनरेट होने का भी तो उसका प्रोसेस होता होगा। तो ये प्रोसेस मुझे ऐसा लगा ये इसी तरीके से होती है कि जब 4, 5, 6 लोगों को ही आप अगर दिखाएंगे कि जी विजन इन्हीं का है, या आप इन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मतलब आप 70 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन आप 70 पे
सारे कैंडिडेट को नज़रअंदाज करके या उनका 2-2 4-4 मिनट का इंटरव्यू दिखा के सिर्फ 4-5 लोगों को बार-बार, मतलब होता क्या है देखिए, 4-4 5-5 लोगों को दिल्ली में मान लीजिए 60-70 चैनल है, वो उनमें घुसेड़े जा रहे हैं माइक और अपना व्यू लिए जा रहे हैं कि जी कंटेंट आ जाए, कंटेंट आ जाए। हाँ। जबकि विजन तो उन 70 लोगों पे है और वो 70 तो वो बाद में चुन के आएंगे। उससे पहले तो जिन लोगों ने अप्लाई करा है 800-900 लोगों पे, आपको हर एक के पास जाना चाहिए। कैंडिडेट जब प्रत्याशी होता है, मान लीजिए मैंने 17 तारीख को पर्चा भरा जी, 16 तारीख को मैं आम वोटर जैसे था वैसे हूँ जी, तो मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे मेरे एमएलए से, ठीक है। जब मैंने पर्चा भर दिया तो अब मैं भी उस श्रेणी में आ गया कि मैं कुछ लोगों को सर्व कर सकूं। और ये करा क्यों? क्योंकि देखिए ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है। तो एक बड़े ही प्रमुख यूट्यूबर हैं जैसे कि ध्रुव राठी, तो या तो एक तरीका ये है कि मैं ब्लेम गेम करूं, अगर मुझ पे कुछ विजन है और मुझे उन विजन्स पे स्ट्रांग फीलिंग है कि भाई ये सही तरीका है, तो मैं उस पर चला। और एक तरीका तो ये, मैंने सिर्फ बोला और पीछे हट गया, ठीक है। सबसे सेफ तरीका है ये, बोलो और पीछे हट जाओ, उसमें आपकी पब्लिसिटी भी बड़ी जल्दी होगी और आपका नाम भी बड़ा जल्दी होगा। पर ये तरीका सही नहीं है। अगर आप सही में कुछ बदलना चाह रहे हैं या सही में आप किसी को आइडिया देना चाह रहे हैं कि भाई जो है मेरा आइडिया है लेकिन मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं उस प्रमुख सीढ़ी तक अपनी बात रख सकूं, तो इलेक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने उसमें नॉमिनेशन भरा और अपनी बात अब मैं प्रबल तरीके से जनता के सामने रख सकता हूँ। तो जो मेरा विजन है उसको ही मैं यहाँ पे साझा करने आया हूँ। और इसमें अगर मेरे विजन पे लोगों को भरोसा होगा तो वो सबसे पहले ये भी तो क्वेश्चन उठाते कि अगर आपको अपने विजन पे भरोसा है तो आप कैंडिडेट क्यों नहीं पर्चा भरा। हाँ। तो अगर मेरे को मेरे विजन पे भरोसा है तो मेरा कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना भी बहुत जरूरी था, वरना ये बात आधी हो जाती। तो मैं आधी बात में बिलीव नहीं करता, मैं पूरी बात में बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं अपना जो विजन रख रहा हूँ मुझे उस पर भरोसा है और इसीलिए मैं कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ, ना कि किसी पार्टी के थ्रू खड़ा हुआ। आमतौर पे कह भी देते हैं नेता कि एक बार राजनीति में आके देखो तब जी, पता जी, लगेगा जी, जी, कितनी कठिनाइयां हैं। कितनी कठिनाई तो है। ये आपने कहा कि पार्टी लार्ज स्केल पे तो विजन दे देती है, अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में बताती है कि क्या क्या काम करेगी जी, जी, राज्य को लेके या देश को लेके, लेकिन माइक्रो लेवल पे कोई विधानसभा है या लोकसभा है या मान लीजिए वार्ड ही है, सभासद ही क्यों ना हो, उसका अपना विजन नहीं रहता है जी, और वो कर नहीं पाता है कर काम। नहीं पाता। तो अगर आप एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट जा रहे हैं तो आपके कुछ ना कुछ, आपने अपने रोहतास नगर विधानसभा के कुछ दिक्कतों को देखा होगा, उनको समझा होगा। तो अगर आप इस चुनाव में जा रहे हैं तो आप क्या क्या करेंगे माइक्रो लेवल पे? देखिए माइक्रो लेवल पे होता क्या है कि आदमी जहाँ रहता है 2-4-5 किलोमीटर के अंदर के रेडियस के अंदर सबकी जो है जिंदगी जीवन व्यय होता है, तो उसी के अंदर उनकी विधानसभा होती है। जबकि विधानसभा का एरिया तो बहुत बड़ा होता है, पर 2-4 किलोमीटर के अंदर जो वो रहते हैं तो उसके अंदर बेसिक समस्याएं क्या होती हैं कि जी सड़कें नहीं बनी। होता क्या है, बनती हैं लेकिन ठीक चुनाव से पहले बनती है। हाँ, चुनाव आने के पहले। चुनाव आने के पहले नालियां बन गई, मतलब सरकार पे पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट उस टाइम लिमिट तक होल्ड करके रखो कि जब तक चुनाव नहीं आ जाता, ताकि लोगों को एक दिमाग में रहे ताज़ा ताज़ा कि भाई जो है इस पार्टी ने काम करा है। मतलब सरकार पे पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि सरकार उसको होल्ड करके रखती है कि जब चुनाव आएंगे हम उससे ठीक इंस्टेंट पहले बनाएंगे। या कोई बड़ा नेता जाता है तो आप देखेंगे कि रोड बन जाती है या साफ सफाई हो जाती है। तो यानी कि सरकार पे कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, सिर्फ वो एग्जीक्यूशन एंड लेवल पे करना चाहते हैं ताकि लोगों को ये याद रहे कि ये किसने करा, कब करा, ताकि उनको वोट मिलने में आसानी और तरक्की आसानी से मिल जाए। जबकि ये समस्याएं आदमी ने अगर 4 साल तक झेली कि जी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है या उसमें परेशानी है, तो ये चीज उसको नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार पे पैसे की कमी नहीं है। ये चीज एक अच्छा जो विधायक होगा वो अपने आने के बाद तुरंत करेगा, लेकिन अभी वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और वो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी विधायक अभी के तौर पर है, मतलब मैं अपने विधायक को अच्छा बताऊं या बुरा बताऊं, इसका मेरे पे कोई ऑथेंटिकेट प्रमाण नहीं है। सपोर्टेड मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं या मेरी विचारधारा किसी पार्टी से जुड़ी हुई है और मेरा जो विधायक है वो भी उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये मैटर नहीं करता कि उसकी सरकार दिल्ली में है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी मेरे विधायक ने अच्छा ही काम करा है। और अगर मेरे एरिया में जिस पार्टी से मेरी विचारधारा जुड़ी हुई है वो नहीं है तो वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, मैं कहूंगा जी इसने बेकार काम करा है। क्योंकि कंपैरेटिव चार्ट है ही नहीं। लोग अपनी सोच के अनुसार
बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है प्रॉपर कि मैं उसको फाइंड आउट कर सकूं, या फिर अगर मैं कह रहा हूं कि इसने अच्छा काम करा है तो 4 लोग ऑथेंटिकेट तरीके से कह सके। और ऑथेंटिकेट तरीका कैसे होगा कि जी एक ऐप होनी चाहिए। अगर मैं विधायक बना तो मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के अंदर एक विधायक के तौर पर मैं ऐप बनवाऊंगा, बिल्कुल बनवाऊंगा, और अपना सारा फंड और सारे कामों को रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी में रखूंगा ताकि एक अकाउंटेबिलिटी पैदा हो सके और आप मुझसे क्वेश्चन कर सके। क्योंकि 5 साल के लिए जब आप एक विधायक चुनते हैं, यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट चुनते हैं, तो वो आपके लिए जिम्मेदार है आपको बताने के लिए कि उसने 5 साल में क्या काम करा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि जब नेक्स्ट 5 ईयर आए तो आप पे एक कंपैरेटिव चार्ट हो कि भाई आपने पिछले साल क्या काम करा और उसमें से कितना काम खत्म हो गया। हम देखिए तरक्की कैसे करेंगे, आज 70 साल हो गए हैं, आज भी हमारे मुद्दे क्या है, सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, या कोई हाँ, पब्लिक के जो आम मुद्दे हैं यही मतलब रहता है। 70 साल एक बाद आम भी- आदमी जो बेचारा घर से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि हमें हमें शुद्ध हवा मिल जाए, ऑक्सीजन हमें मिल जाए, हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो रोड अच्छी मिल जाए, जाम ना लगा हो, नाली साफ हो, पानी आ रहा हो, बिजली आ रहा हो। ये आम समस्याएं हैं और इन्हीं पे जनता विश्वास करती है। पर ये समस्याएं 70 साल बाद भी अभी भी बनी हुई है। तो अगर हम ये माने कि जिस तरीके से एक परिवार काम करता है, जैसा कि हम कहते हैं कि देश भी एक परिवार है, तो अगर जैसे परिवार काम करता है वैसे देश भी काम करता है, तो ये समस्याएं आज की तारीख में होनी नहीं चाहिए थी। अब देखिए एक परिवार कैसे काम करता है। सपोज डेट आज मेरे पे कोई 2 व्हीलर नहीं है, मेरे पे 2 व्हीलर आ गया, मैंने मेहनत करी, 2 व्हीलर आ गया। अब कुछ समय बाद मेरी एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाएगी, समय बढ़ता जाएगा तो मेरी उम्मीद और जागृत होगी, मैं और मेहनत करूं, कल को मैं 4 व्हीलर लेके आऊं, मेरे पे घर नहीं है तो मैं घर और लेके आऊं। मतलब जो आ चुका है, अब आदमी की ये नेचर है कि अब उसे व्हाट नेक्स्ट, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे सरकार के तौर पर आई थिंक वो उन्होंने एक सर्कल बना दिया है कि आदमी को उससे आगे बढ़ने ही मत दो। मतलब 70 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारी नालियां नहीं बनी, वो इसी में उलझा रहे। अगर ये चीजें ट्रांसपेरेंसी के तौर पर हो जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी पैदा हो जाएंगी, तो आप ये देखेंगे कि 5 साल या 10 साल में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हम फिर भविष्य की तरफ देख सकते हैं। अभी हमारा भविष्य की तरफ बिल्कुल भी विजन नहीं है, बिल्कुल अभी भी हम विजन नहीं है। मित्तल जी, मुझे भी एक बात का जरूर ताजुब होता है, जी। दिल्ली जैसे क्षेत्र में जो देश की राजधानी है और जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इतना फंड है हमारे पास में, और वहां भी अब मैं जब देख रहा हूं रिपोर्टिंग रोज न्यूज में आ रहा है, तो वो ये आ रहा है कि दिल्ली में भैया हमारी रोड ठीक करा दो, जी हमारी रोड नहीं बन रही है, जी हमारी नाली नहीं साफ हो रही है, जी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जी इस तरह की दिक्कतें, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो हम आज भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, आज हम भारत को वर्ल्ड लेवल पे मतलब विश्व में एक सम्मान के नजरिए से देखा जा रहा है, जी 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 उसकी नेशनल कैपिटल में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये देख के मुझे भी बड़ा खराब लग रहा है। कोई भी कंट्री अगर वो बेसिक एसेंशियल्स में ही उलझी रहेगी तो वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकती, कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको इस तरीके से समझते हैं, कोई एक मान लीजिए शिक्षक है, जी, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अब उन्हें लगता है कि जी मैं जो है बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, अब मुझे इसको और इम्प्रूव करना है, मुझे इसको लार्ज स्केल पे करना है। तो वो क्या करेगा, अपना एक संस्थान खोलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो अब उसको जाना पड़ेगा मैनेजमेंट में, क्योंकि एक अच्छा टीचर एक अच्छा मैनेजर भी होगा, मैनेजमेंट भी अच्छी करेगा तो वो ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। मान लीजिए मैं 50 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और मेरा विजन ये है कि मैं 500 बच्चों को पढ़ाऊँ, तो 500 को मैं खुद नहीं पढ़ा सकता, मैंने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, लेकिन मैं उसको खुद नहीं पढ़ा सकता। मतलब मुझे अपनी बेस को चेंज करना होगा, मुझे 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 मैनेजमेंट में आना होगा। हाँ ये है कि की फ्रेम के तौर पर या हाईलाइट के तौर पर मैं कभी कभी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैं एक टीचर है जिनसे मैं थोड़ा सा या इंस्पायर हूँ, जैसे विकास दिव्य कीर्ति, ठीक है जी, वो बहुत अच्छे टीचर हैं जी। अब मैं देखिए मेरा यूपीएससी से तो कोई दूर दूर तक ताल्लुकात है नहीं, लेकिन यूट्यूब के जरिए मैंने उनको जाना समझा। अब वो बहुत अच्छे टीचर हैं, फिर उन्होंने अपना संस्थान खोला दृष्टि जी, जिसके कि वो मुख्य प्रबंधक हैं जी, और वो हाईलाइट के तौर पर कभी कभी पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, जो मोस्टली वो यूट्यूब पे लेते हैं। लेकिन उन्होंने जो अगर वो जितनी क्लासेस रेगुलर लेते होंगे ये संस्थान पूरा बनने से पहले, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कॉपरेट करा, है ना। तो जब हमें कुछ नेक्स्ट चाहिए होता है
तो हम कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। तो अगर हमें कुछ नेक्स्ट चाहिए, भारत को अगर बनना है एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, या भारत को टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 1 में आना है, तो वो बेसिक एसेंशियल से में नहीं उलझ के रह सकता कि आपकी रोड नहीं बनी, आपकी सड़क नहीं बनी, आपकी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। और ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होंगी? जब आपका विधायक आपके प्रति अकाउंटेबल होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। और इसका मैं एक एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल फ्रेम करूँ तो जी बताइए। आज की तारीख में देखिए सरकार कैसे काम करती है, इसका एक कॉम्पिटिटर अगर हम माने तो प्राइवेट सेक्टर को एक कॉम्पिटिटर मान लीजिए, सरकार वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेजी से बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, R&D करता है, फेल होगा पास होगा। लेकिन सरकार के अंदर जो सरकारी आदमी होते हैं वो थोड़ा सा झिझकते हैं नई चीज़ों को करने में, नई चीज़ों में हाथ डालने में, क्योंकि उन्हें लगता है फेलियर का डर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मतलब फेलियर के डर से ज़्यादा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये एक चीज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब जो मेरा विज़न है, इसमें जो मेरा विज़न ये है कि 72 घंटे में मैं दिल्ली में जो टूटी सड़कें हैं, मैं पूरी सड़क बनाने की बात नहीं कर रहा, जो टूटी सड़कें हैं, जो नॉर्मल सा डैमेज होता है, उसको हम 72 घंटे में रिफिल करेंगे। अब 72 घंटे में कैसे करेंगे? सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, 72 घंटे में कैसे कर देंगे? बहुत अजीब लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है ना? लेकिन अगर हम अपने आसपास के नजरिए को देखें, आज से कुछ समय पहले तक आपको बहुत अजीब लगता होगा, अब नहीं लगता होगा कि 10 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी डिलीवर हो रही है। बिल्कुल। आज आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगता? नहीं लगता है जबकि साल भर पहले अगर ये प्रपोजल किसी ने दिया होगा, कंपनी ने इंटरनली भी, तो हो सकता है वो इंटरनली भी 2-4 साल तक वेट करता रहो। हाँ। कंपनी वालों को ही नहीं बिलीव हो रहा हो कि जी 10 मिनट में आप कैसे दोगे। और खासकर ये कह दिया जाता है कि इंडिया में नहीं हो पाएगा, है ना? तो हो सकता है इंटरनली वो 3 साल 4 साल रुका हो, लेकिन आज हमें बिल्कुल नहीं लगता है। इनफैक्ट कई बार तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 मिनट की जगह वो 5 मिनट में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर ऑर्डर कंपेयर करें कि हम जी 10 मिनट की जगह, मतलब इसमें सक्षम है कि हम 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर कर सकते हैं। कभी वो 20 मिनट में होगी, कभी 15 मिनट में होगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम फाइंड आउट कर लिया कि हम 10 मिनट में आपको बेसिक एसेंशियल्स आपकी दे सकते हैं। अब हमें ये चीज़ बिल्कुल अजीब नहीं लगती, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। अगर आप कोई नई कंपनी लॉन्च होगी और वो कहेगी जी 30 मिनट में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन हाई हो चुकी है। हाँ। अब हम उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। तो हम कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाना चाहते, ना। तो यानी कि आज किसी कंपनी को कॉम्पीट करना है अगर, तो वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम को बढ़ा नहीं सकती। उस पर एक बर्डन आ गया कि जी अब मुझे इसी के अंदर करना है, या फिर अगर मुझे इस टाइम फ्रेम को बढ़ाना है तो मुझे इसमें कुछ और क्वालिटी भी देनी होगी, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जी 72 घंटे में वो रिपेयर करेंगे। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आज तक शायद ऐसा किसी ने सोचा नहीं या बोला भी नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ जी। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि जी आप तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो किसी ने भी नहीं बोला जी। तो देखिए यही चीज़ है, जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का विजन होगा, चाहे वो मैं बता रहा हूँ पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट हो, जब उसका विजन होगा और उसे सामने रखने की परमिशन होगी, तभी तो वो कुछ रख पाएगा। मेरे पे किसी पार्टी का बर्डन नहीं है, यानी कि मेरे पे जो विजन है मैं पूरी तरीके से रख सकता हूँ। अगर किसी पार्टी को अच्छा लगे तो वो ग्रैब कर सकती है। 10 मिनट की जो मैंने आपको बताई, किसी एक कंपनी ने लॉन्च कर दी होगी, धीरे धीरे सबने ग्रैब कर ली, क्योंकि मार्केट में चल गई। बिल्कुल, है ना? तो कंपटीशन में अगर बने रहना है तो करना पड़ेगा। तो इसमें जो मैंने बताया आपको कि 72 घंटे में हम करेंगे, तो उसमें बेसिक आइडिया ये 10 मिनट वाला ही था कि भाई ये जैसे कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। इसके अंदर बस ये होगा कि सबसे मेन चीज़ है, आपको रियल टाइम में कनेक्टिविटी देनी होगी पब्लिक को। ठीक है? तो उसमें देखिए हम इसको 2 या 3 टेंडर में बांट सकते हैं। पहले टेंडर में, जैसे कि पहले टेंडर में वो लिस्टिंग करेंगे कि जी कहाँ कहाँ पे रोड डैमेज है जो कि रिपेयरेबल है। पहले एक कंपनी को टेंडर दिया, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर रही है कि जी ये रिपेयरेबल है, और ये उसने उसकी मार्किंग कर दी, जियो टैगिंग कर दी, उसकी डेट डाल दी। ठीक है? ये कंपनी सिर्फ उसको नोटिफाई कर दी है। इस कंपनी का और कोई काम नहीं है, इसका सड़क बनाने का कोई काम नहीं है। ठीक है? दूसरी कंपनी, क्योंकि रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरी कंपनी पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसका टास्क ये होगा कि आपको ये चीज़ 72 घंटे में कवर करनी है। भाई डैमेजेस है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लोकेशन आ चुकी है। ठीक है ना? तो इसको हम जैसे मान लीजिए 64 हमारी असेंबली है, इसमें हमने 4 कंपनियों को या 5 कंपनियों को टेंडर दे दिया कि भाई जो है हर कंपनी 2-3 किलोमीटर का दायरा कवर कर ले। तो एक कंपनी के लिए 2-3 किलोमीटर का दायरा कवर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इजीली पहुंच जाएगी। तो 72 घंटे में उसे रिपेयर कर दिया।
अगर नहीं कर पाई तो फिर एक टेंडर हमने और पास कर दिया कि जो कंपनी नहीं कर पाई उसके बाद ये टेंडर चला गया किसी और कंपनी को। यानी कि जिस कंपनी पे पहली बार ये टेंडर आया, अब वो चाहेगी कि मुझे रेवेन्यू मिले, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग खुद करना चाहिए। पहली जो कंपनी होगी जिसको टेंडर मिलेगा, सिर्फ लोकेशन फाइंड आउट करने का, वो जीपीएस की लोकेशन डाल देगी, डेट डाल देगी, यानी कि एक डाटाबेस आप पे तैयार हो गया कि मुझे कहाँ का रिपेयरिंग करनी है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा कि वो पहले ये फाइंड आउट करेगी कि मुझे रिपेयरिंग कहाँ करनी है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम खर्च होगा। और जबकि हम यहाँ पे कमिटेड है 72 घंटे में करने के लिए, तो उसको 3-4 फ्रेमवर्क इसके तैयार करने पड़ेंगे। अब जब एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि जी मेरे पे 8-10 कंप्लेंट आई है और मुझे करनी है, 72 घंटे का मेरे पे समय है, तो वो इजीली क्रैक कर लेगी। नहीं कर पाई तो उसमें से मान लीजिए उसने 10 में से 8 कर ली, जो 2 बची वो अगली कंपनी ने कर ली, ठीक है ना। तो बेसिक एक यहाँ पे ये नहीं है कि हमने 10 करी और उसमें से 9 हुई तो हम फेल हो गए। बेसिक यहाँ पे है कि हम एक जनता को, पब्लिक को की फ्रेम दे दे कि 72 घंटे के अंदर, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है, या शायद इस तरीके की सोच किसी पार्टी की, क्योंकि इसमें बड़ा रिस्क है। आप पे इसका रिस्क किस पे होगा? सीधे विधायक के ऊपर। आप पार्टी के हेड को तो नहीं कह सकते, आप पार्टी के हेड को कैसे कह दोगे जी कि मेरे एरिया की सड़क नहीं बनी, आप बोल ही नहीं सकते, उससे आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है ना। आप सीधे किसी पीएम को, इंडिया के अंदर आप सीधे किसी पीएम को या सीएम को वोट ही नहीं देते, यानी वो आपके लिए सीधे आंसरेबल है ही नहीं। तो अगर आपके एरिया की सड़क टूटी हुई है और इस ऐप के जरिए वो सारे काम हो रहे हैं और नहीं बनी, तो आप अपने विधायक से कहोगे ना कि जी ये सड़कें टूटी पड़ी और आप कह रहे थे 72 घंटे के अंदर हो गई, इसे तो जो है 172 घंटे हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी क्लास लगाएगा कि जी आपका टेंडर कैंसिल है और दूसरे को दे रहे हैं, जो कि उसे टाइम फ्रेम में पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों में R&D करके, रिसर्च करके कुछ न्यू चीजें लाए, और इसमें करना कुछ नहीं है। सरकार को बहुत एक्टिवली इंटरनेट थिंग से यूज होना है, बहुत एक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से भरा फॉर्म, तो मेरे यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है जो कि अशोक नगर में है, मैं उसको गूगल पे उसकी लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब मुझे नहीं मिला, मतलब ऑफिस आपको नहीं मिला इलेक्शन कमीशन का? मैं वही अपने देसी तरीके से, हाँ, जो आज से 30 साल पहले था, भैया कहाँ है, पूछते हुए गया। अच्छा, तो अगर ये चीज इंटरनेट थिंग से मैं कह रहा हूँ जुड़ेगी, तो मेरे एरिया में जितने भी ऐसे सरकारी जो भी महकमे होंगे, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा कि आप जो है गूगल से जुड़िए, इंटरनेट थिंग्स का यूज करिए। इनफैक्ट आजकल आ रहा है 360 वर्चुअल, उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा कि आप उसमें देख सकते हैं कि वो अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, आसपास से कैसा है। होता क्या है, कई बार आप उसके आसपास होते हैं लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि जो है उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं होती। तो पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ पे है, आसपास का एरिया कैसा है। तो सिर्फ ये चीजें होने से कि मुझे मेरे एरिया में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं वहां पे जा सकूं, कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाए, तो ये चीजें आधी समस्याएं हल कर देगा। तो मेन दिक्कत ये है कि हमने गवर्नमेंट ऑफिस तो खोल दिए, और गवर्नमेंट कर्मचारी, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, आपको सबसे पहले तो इरिटेशन होगी, ये डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि आप उससे अवेयर नहीं है, आप उनके प्रोसेस से अवेयर नहीं है। लेकिन जब एक बार काम हो जाता है आपका, आप उनका पूरा प्रोसेस देखते हैं, तो आपको लगता है नहीं प्रोसेस ठीक है, सिर्फ आप इरिटेट क्यों हुए? क्योंकि आपको वो प्रोसेस पता नहीं। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या आपके विधायक की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे कि एक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें विधायक की, और इनकी बात ही नहीं होती, बात ही नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जी हर सरकार पेश कर रही है कि जी हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, 2500 रुपए देंगे, या कोई 3000, जो भी है व्हाटएवर। हाँ, सभी ये लेके आ गए अपनी मैनिफेस्टो में। कोई 2500, कोई 2100, कुछ भी दे जी जी। लेकिन अच्छा, हर एक का होगा, हर महिला को देंगे, हर बहन को देंगे, जबकि हर पार्टी में एक कंडीशन होती है। अच्छा, हर पार्टी में कंडीशन होती है। अच्छा, जैसे कि आम आदमी पार्टी का बताएं तो उसमें जो कंडीशन होगी, या जो मैंने स्टडी करी, कि सबसे पहले तो वो दिल्ली की वोटर होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। उसकी पर्टिकुलर इनकम जो है इस एरिया तक होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर शायद 240 है, कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगी, एक कैपिंग करी होगी, ओके, ठीक है ना, ठीक है। और वो किसी और उसको वेलफेयर ना मिल रहा हो, तो देखिए कितना बड़ा फर्क है, हर महिला को मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे आपने कैपिंग लगा दी, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके की कैपिंग मेरे हिसाब से, अच्छा, उसमें तो ऐसा इन्होंने भ्रम सा फैलाया, मैं कहूँगा, हाँ, कि लोगों ने अपने फॉर्म भी भर दिए पहले ही इलेक्शन के, उन्होंने निकाल दिया। जी जी, और केजरीवाल ने इतना बड़ा ये पॉइंट खेला कि महिलाओं ने
पर्ची भी का अपने सारे जो उनके खुद के डिटेल्स हैं वो देने लगे, तो इससे बहुत एक बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है किसी के साथ में भी। अब ये देखिए कि अगर पार्टी ने मान लीजिए एक स्टार लगा दिया, गवर्नमेंट की हर कंडीशन में क्या होता है कि स्टार आ जाता है, ठीक है। अब अगर पार्टी कोई भी पार्टी हो वो कहेगी कि जी हर महिला को दूंगी, तो वो विधायक जिसे आप चुन रहे हैं और वो पार्टी से खड़ा है, वो कैसे अपनी जनता को कह देगा कि जी नहीं इसमें जो है लूप होल है, इसमें लूप होल है और ये हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मतलब वो तो क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि वो उसके कर्ज तले दबाए, वो तो उसके कर्ज तले दबाए। जब पार्टी कह रही है कि हर महिला को दूंगी, तो वो कैसे कह देगा कि जी नहीं इसमें एक स्टार है और इसमें जो है लूप होल है और ये हर महिला को नहीं मिलेगा। तो जब आप पार्टी से लड़ रहे हैं तो आप पे एक बर्डन आ जाता है, क्योंकि आपका विजन इसीलिए नहीं रखने दिया जा रहा। नहीं तो विधायकों का ऐसा नहीं है कि 70 सीटों में कोई हर क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं होती होगी, वो रखने इसीलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि पार्टी तय कर रही है कि हमें क्या स्ट्रक्चर देना है, क्या की फ्रेम देना है, जिससे कि लोग थोड़े से भ्रमित हो जाए या फिर थोड़े से लुभा जाए। अब हर महिला को देना ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। और आप एक स्टार लगा दें और जब देने की बारी आएगी तो छन के मालूम पड़ा 25% या 30% ही निकली। हाँ। इसी तरह ये बिजली का जो चल रहा है कि अभी केजरीवाल जी 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। जी जी। तो इसमें भी कुछ कई जगह मुझे सुनने में आया कि जिनका 200 यूनिट के ऊपर आता है, 300-400 यूनिट, वो कहते हैं कि जी इतना बढ़ के आ गया बिल कि हमारा भी उन्हीं से कवर कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। जी जी जी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरे हिसाब से सरकार हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है और उसका इंटेंट भी यही होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की जो पॉलिसीज होती है, एक जैसे कि 200 यूनिट फ्री दी, अब उसमें जो कमर्शियल लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारा जो है इन्होंने प्राइस हाइक कर दिया तो ये पैसा हमसे निकाल रही है। मतलब ये आप सोच रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट दे रही है आपको, ऐसा नहीं है। इन्होंने हम पे डंडी मारी, मतलब जो कमर्शियल लोग हैं उन पे डंडी मारी, उनसे पैसा ले लिया और कुछ लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कह लीजिए, कम यूज़ कर रहे हैं, उनको बेनिफिट दे दिए। तो देखिए मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए, कोई भी स्कीम इस तरीके की बननी ही नहीं चाहिए जिसमें आप दो लोगों के बीच इंटरफेयर दे रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को 200 यूनिट दे रहे हैं तो सरकार का काम है वेलफेयर के लिए करना। एक तो उसका प्राइस ना बढ़े, और जो प्राइस बढ़े वो इस तरीके से बढ़े सबके लिए बढ़े कि भाई आप यूज़ करेंगे तो देंगे। अब एग्जांपल के तौर पर ये है कि जी 200 यूनिट आपको फ्री है, अगर आपने 200 यूनिट से नीचे आया तो आपका बिल 0 आ जाएगा। 400 यूनिट तक आपको कुछ रिबेट मिल जाएगी और 400 से पार हो जाएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्शन कमर्शियल वाले करते हैं, वो कहते हैं जी ये सारा बेनिफिट जो है ये आपकी सरकार नहीं दे रही, ये हम पे डंडी मारी गई है और हमसे लिया जा रहा है। तो यानी कि अगर ये सरकार दे रही है तो वो क्यों ऑब्जेक्शन कर रही है, कमर्शियल वाले क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी ये पैसा हमसे लिया जा रहा है। तो यानी कि स्कीम में कुछ लूप होल है, आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पे है। दूसरा ये कि इस तरीके की जो स्कीम बनती है, अब मान लीजिए मेरी यूनिट आती है 600 या 800 एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, ठीक है, और तिवारी जी आपकी आती है 200, ठीक है। अब हम में ना एक डिफरेंस क्रिएट हो गया आपस में, और ये डिफरेंस क्रिएट किसने करा, सरकार ने करा। मेरे को हमेशा लगेगा कि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मेरी पॉकेट से लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी 600 यूनिट आ रही है तो मुझसे वो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया उस 200 यूनिट के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। जबकि होना ये चाहिए कि मैं भी एलिजिबल हूं अगर ये बेसिक एसेंशियल में आती है। हाँ, जैसा कि वो बोलते हैं बेसिक एसेंशियल में आती है। हाँ, तो बेसिक एसेंशियल सभी को मिलना चाहिए। उसमें आप इफ एंड बट करके या किसी तरीके की पॉलिसी फ्रेम करके उसको, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हम किसी तरीके से लोगों के बीच जो है भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपको देना है तो सबको दो। हाँ, अगर 600 आ रहा है तो आप 200 कट करके 400 का ले लो बिल, ठीक है ना। आप स्लैब थोड़ा सा बढ़ाइए और उसमें लिखिए कि अगर आप जो है उसको इस तरीके से दिखाइए, समझाइए कि अगर आपका 600 आया है आपको मिलेगी तो भी, क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल है, बेसिक एसेंशियल हम किसी का नहीं छीन रहे, ठीक है ना। तो उसमें आपको एक जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है तभी भी आप उस नुकसान को कवर करने के लिए लोगों में इंटरफेरेंस मत पैदा। अब मित्तल जी बात वही आ जाती है ना, बात आखिरी में आती है वोट लेने के लिए। जी जी जी। अब वोटर तो वहां ज्यादा है जो 200 यूनिट के नीचे जा रहा है जी, उनका तबका ज्यादा है जी। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सोच को, इस विजन को ही लेके काम करती हैं और स्कीम्स लाती हैं जी कि इनका वोट कैसे हथियाया जाए। जी जी जी।
अब इसी को लेके आपको एक और चीज बताता हूँ मैं कि बीजेपी जहाँ पे मुद्दे उठाती थी कि दिल्ली में केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, जी 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 अभी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया जी उसमें इतनी मुफ्त की रेवड़ी बीजेपी बांटने की बात कर रही है कि मुझे हंसी आ रही थी उसको पढ़ के। जी। अब आप बताइए कि दोनों पार्टियां तो एक ही तराजू पे आ गई ना, बिल्कुल। तो मुफ्त की बात आ गई हर जगह। देखिए होता क्या है, हम अंत समय तक बोले कि ये मुफ्त है या रेवड़ी है, लेकिन एक होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि जो गरीब आदमी है उसके उत्थान के लिए सरकार को कार्य करना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आप उसको शब्द भले ही अलग अलग दे दें ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन सोशल वेलफेयर करने का के लिए ही सरकारें बनाई जाती हैं। सरकारों को और करना क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, कि भाई एक सक्षम आदमी किसी निचले तबके के आदमी का हनन ना करे, इसीलिए तो सरकारों का गठन हुआ है। तो एक सोशल वेलफेयर है, उसको आप फ्री बीज बोल दें या कुछ भी बोल दें, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो ड्राफ्टिंग करी जाती है उससे आई थिंक थोड़ा सा उसमें चेंजेस होना चाहिए, और वो ड्राफ्टिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि व्यक्ति को वो चीज़ लेते हुए ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ, निचले तबके का हूँ, या मतलब उसे ऐसा ना लगे कि मैं बेचारा हूँ, उसे ये लगे कि ये सरकार की ड्यूटी है और मैं बस अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मेरा हिस्सा सिर्फ सरकार दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मेडिक्लेम है, अब प्राइवेट सेक्टर का मेडिक्लेम आप ले लीजिए, ठीक है, मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है 5,000 रुपये, ठीक है, और उसमें मान लीजिए मुझे इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख का, ठीक है, किसी और की पॉकेट है वो 50,000 अलाउ कर रही है, वो 50 लाख का ले रहा है, मतलब मुझे लगता है कि भाई जो है मैं इतना ही पैसा निकाल सकता हूँ, 5 लाख रुपए मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आय का खर्चे का एक दायरा होता है। जो 50,000 दे रहा है उसकी उतनी इनकम है और उसे लगता है कि मेरे लिए 50,000 है, 50 लाख होना चाहिए, और वो उतना कमा रहा है तो वो उतना दे भी पा रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि सरकारें बोलती है कि हम आपको 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का इलाज दे रही है, तो मैं उसको इस तरीके से लेना चाहूँगा कि आप ये मान के चलिए, ये थोड़ी सी हाइपोथेटिक सिचुएशन आपको मैं बना के दे रहा हूँ, कि सरकार ने मान लीजिए किसी से टेंडराइज कर लिया, वैसे तो खुद को ही टेंडराइज करा कि आप लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे, ठीक है, और उसमें क्या है कि वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, भाई प्राइवेट सेक्टर भी तो यही करता है, 5 लाख का जो आपको इलाज दे रहा है उसके लिए उसने 5 लाख थोड़ी ले लिए, आपसे लेता कितना है, 5,000 या 10,000, जिसको जरूरत पड़ी उन्हें 5 लाख का ले लिया, लेकिन आप पे बर्डन कितना आया, 5,000 या 10,000 जो भी प्रीमियम आपकी पॉकेट अलाउ कर दिए। तो वो सरकार 5 लाख या 10 लाख नहीं दे रही, सरकार एक कंट्रीब्यूशन दे रही है आपके ब्याह पे, जब तक आप उस की फ्रेम में ना आ जाओ कि आप वो योग्य हो गए हो उसको देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, इसमें एक हमारा विजन है, देखिए 2 विजन है हमारे, एक है लॉन्ग टर्म का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी विधायक फंड ट्रांसपेरेंट हो, 72 घंटे में सड़क बन जाए, है ना, तो ये एक इंस्टेंट विजन है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन में हम क्या चाहते हैं कि सरकार अकाउंटेबिलिटी उसकी सरकार की क्रिएट हो जाए। अर्थव्यवस्था के अंदर होता क्या है, हम जो भी आदमी गिव एंड टेक करता है, यानी कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा तो आपसे कुछ गुड्स या सर्विस लूंगा, आप मुझसे कुछ पैसे लेंगे, मुझे पैसे देंगे तो कुछ गुड्स या सर्विस देंगे, मतलब इक्वल होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन चलेगी। अब होता क्या है, अगर हम सरकार को कुछ भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, चाहे फीस के रूप में, चाहे टैक्स के रूप में, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, हमने दिया, लेकिन सरकार की सीधे तौर पर अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी कि वो हमें क्या देगी, हम सरकार से मांग ही नहीं सकते, सीधे तौर पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे सीधे तौर पर एक अकाउंटेबिलिटी बन जाए कि ये चीज़ें की फ्रेम हम आपको देने के लिए तत्पर हैं, और उसमें कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार करा जा सकता है। मान लीजिए जैसे कि आप आज की तारीख में कैश में आप ये मानेंगे, मैं भी ये बात को मानता हूँ कि कैश में बहुत नैरो डाउन हो गया खर्चा, मतलब आप कैश में बहुत हाईली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो कैश में बहुत नैरो डाउन हो गया है। तो जब कैश में बहुत नैरो डाउन हो गया है, आपकी सारी चीज़ें लगभग अकाउंट्स के थ्रू या प्रॉपर चैनल के थ्रू होने लग गई है, तो आप पे एक की फ्रेम बहुत अच्छा है कि भाई इस आदमी की रियल इनकम क्या है या फिर रियल रिसीविंग क्या है, ठीक है ना, ये आप बहुत पारदर्शी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और लूप होल है तो उसको आप और भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए इलाज के लिए जाना है 2 लाख से ज़्यादा, आप कैश में नहीं दे सकते, या कोई भी ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट है आप कैश में सर्टेन अमाउंट तक दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते, तो सरकार ने उस पर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और आगे जाके उसको और भी कवर कर सकती है। तो जब सारी चीज़ें हम
बैंकिंग चैनल के थ्रू करने लग जाएंगे, तो यानी कि सरकार को पता है कि आपकी इनकम कितनी है या रिसीविंग कितनी है। तो मान लीजिए मेरी पूरे साल में 10 लाख की रिसीविंग होती है, अभी मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसीविंग की बात कर रहा हूँ। उसमें सरकार कहती है कि जी एक बेसिक एग्जम्पशन हम मान लेते हैं कि आपने इंटर बैंक में करा होगा या कैश निकाला होगा, 5 लाख तो हम एग्जाम कर देते हैं या 10 लाख हम एग्जाम कर देते हैं। 10 लाख तक हम ये मान लेते हैं कि आप उस श्रेणी में नहीं है कि अभी हम आपको वेलफेयर तो दे रहे हैं, लेकिन आप उस श्रेणी में नहीं है कि आप वो इंस्टॉलमेंट आप पे करें, है ना, ईएमआई दें। और जब आपने एक सर्टेन अमाउंट पार कर लिया तो उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट है उसकी ईएमआई वो आप देना चालू कर दें। मतलब आदमी को सशक्त बनाना कि हम आप पे कोई फेवर नहीं कर रहे, जो भी दिया जा रहा है आप उस समय उसको देने के लिए नहीं है। और होता क्या आदमी में डर होता है कि भाई अगर मैंने तरक्की कर ली, मान लीजिए जैसे कोई योजना है उसमें है कि जी आपको ये योजना इंप्लीमेंट होगी अगर आप 0 से 1 लाख है, तो हम मानते हैं कि मान लीजिए कोई कैटेगरी इनकम वाइज हमने कर रखी है कि जी 0 से 1 लाख अगर आपको है तो आपको ये फेवर मिलेगा। अब कोई आदमी सक्षम है खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में, देखिए होता क्या है, आदमी की इनकम 1 लाख से 10 लाख तो होगी नहीं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सक्षम है उसको इम्प्रूव करने में, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भय है कि भाई मेरी इनकम तो 10-20 हज़ार बढ़ेगी, लेकिन मुझे जो वेलफेयर मिल रहा है वो इससे ज़्यादा वैल्यू का था, वो डाउन हो जाएगा। तो मतलब मैं तो खुद को इम्प्रूव करके भी डाउनफॉल में चढ़ा गया, तो आपने तो उसकी तरक्की की राह ही रोक दी। तो कोई भी सरकारी जो भी पॉलिसीज है उसमें मेरे हिसाब से कभी भी इनकम को क्राइटेरिया बनाना ही नहीं चाहिए। अगर आप इनकम को क्राइटेरिया बनाएंगे तो व्यक्ति की तरक्की करने की चाह पे आप मेरे हिसाब से रोक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही तरक्की करेगा आप कहेंगे कि जी आप सोशल वेलफेयर से बाहर हो गए, तो फिर वो कहेगा यार मैंने तो अच्छी तरक्की करी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल वेलफेयर जितने भी हैं वो एक अकाउंटेबिलिटी हो कि वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बस ये कि आप एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट से नीचे है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कुछ समय के लिए सरकार दे दी है, और जब आप उस सर्टेन अमाउंट से पार हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन आप देंगे। अब आप देखिए इस चीज़ को जब आप अपने ऊपर लागू करें कि भाई मैं सरकार से 5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, इलाज ले रहा हूँ, या सिर्फ 2-4 हज़ार का कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, ये चीज़ आपके अंदर कितना बड़ा चेंज लेके आएगी, ठीक है ना। और आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा कि अगर मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट करी, मैंने अपनी इनकम ग्रोथ करी, तो मुझे क्या होना है, सरकार 2,000 का बेनिफिट दे दी थी या 5,000 का बेनिफिट दे दी थी, जैसा मैंने आपको मेडिक्लेम का उदाहरण देके समझाया, तो मुझे तो सिर्फ बर्डन 5,000 का पड़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको हाईलाइट इस तरीके से करा जाता है कि जी आपको 5 लाख दिया जा रहा है, 10 लाख दिया जा रहा है, 25 लाख दिया जा रहा है। अरे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो दिया जा रहा है। तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे उस कंट्रीब्यूशन को खुद से देने के लिए तो आप दीजिएगा, अगर आप नहीं है तो सारे वेलफेयर आपको मिलेंगे, बेसिक वेलफेयर, एडवांस वेलफेयर की नहीं बात कर रहा मैं, वो जब तक आप इस योग्य नहीं है वो हम देंगे। तो इस तरीके से है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि एक मूवी आई थी श्रीकांत जी, तो उसमें देखिए 2 चीज़ें एक साथ दिखी उस मूवी में। उस मूवी की स्टोरी क्या थी कि उसमें राजकुमार राव एक हीरो है और वो ब्लाइंड है, ठीक है ना, और वो ब्लाइंड है तो उसको स्कूल में जो है एक हेल्पर मिलता है जो कि उसका पेपर लिखता है, ठीक है, यानी कि एक इक्वली फ्रेमवर्क तैयार हो गया, यानी कि जो बंदे खुद से लिख सकते हैं वो खुद से लिख रहे हैं, जो बंदे खुद से नहीं लिख सकते वो स्कूल ने उसको दे दिया। तो एक इक्वल फ्रेमवर्क हो गया कि भाई आपने जो है तैयारी करी तो आप एलिजिबल हो गए हो पेपर देने के लिए, और मार्किंग जो भी आनी थी आ गई, आपको एंड में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो हेल्पर अपना खुद का ला सकता है या वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा? वो हेल्पर अपना खुद का भी ला सकता है। तो अगर सर वो उसको आता होगा, उस सब्जेक्ट की जानकारी उसको श्रीकांत से ज्यादा होगी, तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो स्कूल अपना रख सकता है। अगर ऑब्जेक्शन होगा मतलब नहीं, ऑब्जेक्शन कौन करेगा? सपोज अगर आपके नियम में है तो ला सकते हैं। हाँ, वो तो जो नियम बोलेगा, लेकिन नियम तो जरूर बोलेगा ना। और अगर ऐसा नियम नहीं है, मान लीजिए अगर ऐसा नियम नहीं है, तो आपका विधायक किस लिए है? अगर कोई भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं ना कि जी हमें इस तरीके की दिक्कत आ रही है, आप जाए अपने विधायक के पास और वो इसमें एक्ट में चेंज कराएगा। तो यही तो विधायक का समस्या तो सर यही है, विधायक मिलते कहाँ हैं? वो तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए विधायक इसलिए नहीं मिलते क्योंकि विधायकों की अकाउंटेबिलिटी बनी ही नहीं हुई। आप 5 साल बाद भी सिर्फ आइडिया के बेस पे कह रहे हैं कि आपके विधायक ने काम करा या नहीं करा, आप कॉन्क्रीट तौर पर नहीं कह रहे। आप एक आइडिया फ्रेमवर्क कर रहे हैं कि भाई जो है मेरे विधायक ने काम करा या नहीं करा, आप कॉन्क्रीट तौर पर नहीं कह रहे। तो इस चीज को हम प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी डालना चाहते हैं कि कोई भी विधायक जो चुना जाए उसकी अकाउंटेबिलिटी। और होगा क्या, फिर आप 70 की 70 सीटों में आप चेक कर सकते हैं कि आपके विधायक ने अच्छा काम करा,
वो जो कह रहा है कि मैंने सबसे अच्छा काम करा, आप दूसरे उससे करिए, उससे चेक करिए, जी तीसरे उससे चेक करिए, ठीक है ना? तब आपको पता चलेगा। मैं खुद को सबसे अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं सबसे अच्छा ना हूँ, वो कंपेयर करके ही तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो यही ट्रांसपेरेंसी हमें सिस्टम में लेके आनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक अर्थव्यवस्था में बूम लाना है, तरक्की करनी है। अदरवाइज़ 70 साल बाद भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हम इन्हीं मुद्दों पे, कि आज से 70 साल बाद भी हमारे मुद्दे यही होंगे कि आप हमारी नाली नहीं बनी, सड़क नाली नहीं नहीं बनी, बनी, सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और पानी नहीं आ रहा है, हाँ, इसी में और फंसे 70 रहेंगे। साल बाद भी हम सिर्फ 2 या 3 पार्टियों को वोट दे रहे हैं। तो भैया ये जो यंग जनरेशन है जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है मित्तल साहब की बातों को सुनना और समझना। और अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी। मित्तल साहब एक चीज़ और बताइए कि एज ए इंडिविजुअल आप लड़ रहे हैं, तो जहाँ एक पार्टी की तरफ से कोई टिकट लेके लड़ता है तो उसको कार्यकर्ता भी मिलते हैं, पार्टी की तरफ से कुछ फंड भी मिलता है, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, जी, जी। तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? देखिए, जिस तरीके से इसको अभी तक मैंने ये चीज़ सिर्फ टीवी में देखी थी कि भाई जो है देश का सबसे बड़ा जो है ये सेलिब्रेशन होता है, महापर्व होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा विज़न है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैं पार्टिसिपेट करके लोगों को बताऊं, और शायद मुझे जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि उन्होंने एक बुकलेट तो दी, लेकिन हमेशा लॉ क्या होता है, वो हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं जो भी हेल्प ले रहा हूँ, वो थैंक्स टू गूगल, ठीक है, उससे ले रहा हूँ, या फिर जो भी अभी तक मैंने स्टडी करी हुई है या जो बुक्स में लिखा है उससे ले रहा हूँ, या आसपास के जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करके ले रहा हूँ। तो उस तरीके से चल रहा है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इसका फॉर्म जो है वो खुद से ही भर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ जो और लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने वकील की सहायता से भरा, वो कह रहे कि जी आपने कैसे भर लिया? तो मैंने कहा जी बड़ा सिंपल सा है, आप वोटर की ऐप पे जाइए, वोटर हेल्पलाइन पे, वहाँ पे सबके एफिडेविट आते हैं, तो एक रेफरेंस मिल गया। जी अगर ये ट्रांसपेरेंसी ना हो तो देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी आने से मैं एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ सोचा और मैंने 4-5 दिन में उसकी तैयारी कर ली, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ट्रांसपेरेंसी का यही फायदा है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो कितना बड़ा आप सोच सकते हैं कि अगर हम इसको अपने विधायकों के फंड को, काम को पूरा ट्रांसपेरेंट दिखा देंगे तो ये कितना बड़ा अंतर ला देगा। आज से 70 साल बाद क्या, हम 10 साल बाद ही सुपर पावर बन जाएंगे। पर बिना इसके कि हम जो है हमेशा जो है नालियों पे वोट दे या सड़कों पे वोट दे, इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए, और हमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में कल्पना करनी चाहिए, और उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमें एक विधायक चुनना चाहिए। और विधायक वो जो अपनी बात भी पार्टी में प्रखर तरीके से रख सके, ना कि वो पार्टी में हमेशा ये सोच उसकी बनी रहे कि भाई जो है मेरा अस्तित्व जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में है, क्योंकि मुझे सारे वोट पार्टी के बेस पे मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम गलत दिशा में जा रहे हैं। डर भी बना रहता है, टिकट ना कट जाए, डर भी बना रहेगा कि जी टिकट ना कट जाए, क्योंकि हाईलाइट तो पार्टी हो रही है ना। तो ये अगर आप डर के साए में काम करेंगे तो आप आउटपुट कैसे निकालेंगे? इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़ा हूँ। चलिए, इंडिपेंडेंट के तौर पे आप खड़े हैं, तो मित्तल जी अपनी जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जो मेरा मैसेज है, अगर वो मैसेज मैं अपनी असेंबली तक पहुंचा पाया विद इन टाइम फ्रेम, तो मैं बहुत एश्योर हूँ कि मैं जीत जाऊंगा जी। लेकिन अगर ये मैसेज मैं अपनी पूरी असेंबली तक नहीं पहुंच पाया तो इसका जिम्मेदार भी मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे अपने विजन पे भरोसा है। तो अगर मैं हारा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोगों को ये विजन पसंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं प्रॉपर तरीके से सब लोगों पे ये बात पहुंचा नहीं पाया, तो इसकी कोशिश दोबारा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने विजन पे भरोसा है। तो हार जीत तो सिक्के का एक पहलू है, पर यह है कि मैंने जो है एक शुरुआत करी है, और जो यंग जनरेशन है अगर वो इससे इंस्पायर होके अगले चुनावों में वो आए तो और बेहतर है, क्योंकि आइडिया सिर्फ मेरा नहीं चाहिए, विजन सिर्फ मेरा नहीं चाहिए, हमें आप सभी का चाहिए, क्योंकि आइडिया हर एक के पास होता है, कॉन्सेप्ट हर एक के पास होता है, सिर्फ कोई भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ठीक है आपका आइडिया है, आप जैसे नारे भी लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी पे बेहतर आइडिया है और उसे अपने विजन पे भरोसा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी एजुकेशन के जरिए इस सिस्टम में आए। एक तरीका ये होता है कि धरने प्रदर्शन करके आप बड़ी जल्दी मीडिया आपके पास आ जाएगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक कोई मीडिया नहीं आया है मेरे पास
मतलब मुझे लगा था कि ये जो है फॉर्म भरना और एज ए कैंडिडेट खड़ा होना बड़ी बात होती होगी, लेकिन कोई चैनल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने कुछ चैनल्स को कांटेक्ट करा कि भाई हमारे भी विजन्स है, मतलब आप ये क्यों मानते हैं कि पार्टियों के 4-5 लोगों के ही विजन है, हमारे भी कुछ विजन्स है, और आप एक मंच रखिए, साझा करिए, हम अपने विजन्स रखेंगे, वो अपने विजन्स रखेंगे, सरकार जिस मर्जी की बने, अगर किसी का अच्छा विजन है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा ना। मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीत के आया तो ही मैं 72 घंटे में बनाऊंगा, भैया जो भी जीत के आया वो 72 घंटे में बना ले, मैंने अपना विजन रख दिया। बाकी ड्राफ्टिंग तो देखिए वो बाद में कमेटी ही करेगी। एक जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो हमेशा स्टार्टिंग में बेस रॉ मटेरियल ही होता है, वो फिर धीरे धीरे ड्राफ्टिंग होती है, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसके लिए सरकार में सरकारी अधिकारी पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो हर व्यक्ति आए, अपना एक प्लेटफार्म तो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीकांत मूवी में एक उसको प्लेटफार्म तो मिला, हमें वो प्लेटफार्म ही नहीं मिल पा रहा, तो हम कैसे करेंगे। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बट मुझे उम्मीद है कि हम अपनी बात तिवारी जी टॉक शो के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे और विद इन टाइम पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जो है कोई भी दिक्कत होती है तो उसको हम जो है कंटिन्यू बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे कंटिन्यू बनाए रखने की, और लोगों तक धीरे धीरे आज नहीं तो कल हमारी बात, हमें उम्मीद है कि सब तक पहुंचेगी। तो अगर आप लोगों को हमारा विजन पसंद आया हो, हमारी ट्रांसपेरेंसी पसंद आई हो, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पसंद आए हो कि 72 घंटे में सड़क बनाएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे फंड में, काम में, तो आप हमें सपोर्ट करिएगा। और अगर हम आए पावर में तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से कॉपी पेस्ट का ज़माना चल रहा है, मैं यकीन मानता हूँ कि 70 की 70 सीटों में ये आपको बहुत जल्दी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारे रिजल्ट दिखाई देंगे। और जो तरक्की हमने आज तक 70 साल में नहीं करी वो अगले 5 साल में हम कर देंगे, इसका मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो मित्तल जी, आज आप हमारे तिवारी जी टॉक शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो भैया, आज तक जहां हम लोग देखते हुए आए हैं कि वोट देने के नाम पे हम जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, भाषा देखते हैं कि हमारे गांव का है कि नहीं है, भैया उससे उठ के यंग जनरेशन वालों कम से कम क्वालिफिकेशन देख लो, उस कैंडिडेट का विजन देख लो, आपके क्षेत्र में कितना टाइम देता है, आपके साथ कितना जुड़ के रह सकता है, काम कर सकता है आपकी विधानसभा के लिए। इस बार दिल्ली विधानसभा में जब वोट देने जाना तो इन बातों का ख्याल जरूर रखना। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो, बने रहिए हमारे साथ में, हम आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट और लेके आने वाले हैं। ये पहला पॉडकास्ट था हमारा पॉलिटिकल, और भी बहुत से सब्जेक्ट पे हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए तिवारी जी टॉक शो के साथ। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।